हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में आप पढ़ने वाले हैं अध्याय 3 विद्युत धारा के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में आप परीक्षा में आने वाले 2 अंक, 3 अंक और 4 अंक के प्रश्नों को पढ़ेंगे। और सारे प्रश्न इतने महत्वपूर्ण हैं कि आपकी परीक्षा में इनमें से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। बहुत बेसिक सा प्रश्न है कि किसी चालक में जो आवेश प्रवाह की दर होती है उसी को आप क्या कहते हैं, विद्युत धारा। बहुत आसान से शब्दों में अगर आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हैं कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। पर थोड़ा सा 12th क्लास में लिखने जा रहे हो तो थोड़ा सा और बढ़ाते हैं और व्यवस्थित करते हैं। किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को चालक में प्रवाहित विद्युत धारा कहते हैं। इसे I से दर्शाते हैं। यदि किसी चालक में Q आवेश T समय तक प्रवाहित किया जाता है तो विद्युत धारा I बराबर Q/T। SI मात्रक, विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है। ठीक, विमीय सूत्र A हो जाएगा। या आवेश का कूलाम होता है समय का सेकेंड, कूलाम प्रति सेकेंड। यह अदिश राशि है। धारा की दिशा धनावेश से ऋण आवेश की ओर होती है। धारा की दिशा धनावेश से ऋण आवेश की ओर होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रवाह के ठीक विपरीत होते हैं। इलेक्ट्रॉन ऋण से धन की ओर जाते हैं। ये एक सामान्य सी बात है विद्युत धारा के बारे में। हम इसमें ऐसा नहीं करेंगे कि आपको जो जानकारी है कुछ प्लस हो रही है तो वो भी कर देंगे ताकि ऑब्जेक्टिव में भी आपका मामला बन जाए। अगला प्रश्न, धारा घनत्व किसे कहते हैं। भाई घनत्व, अब एकांक क्षेत्रफल में जो धारा प्रवाहित होती है उसे आप क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। यानी किसी चालक में किसी बिंदु पर क्षेत्रफल तथा उससे गुजरने वाली विद्युत धारा के अनुपात को धारा घनत्व कहते हैं। इसे J से दर्शाते हैं। J बराबर I/A। ठीक है, अब इसका जब मात्रक की आप बात कर लें, धारा का एम्पियर होता है क्षेत्रफल का वर्ग, तो एम्पियर पर वर्ग मीटर। विमीय सूत्र निकालो तो धारा के लिए आप A और क्षेत्रफल का L वर्ग, तो L इनवर्स A वर्ग। यह एक सदिश राशि है। क्यों है? क्योंकि इसकी दिशा धारा प्रवाह की दिशा में होती है और विद्युत धारा की दिशा धन से ऋण की ओर होती है। इसीलिए हम धारा घनत्व को सदिश राशि कहते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसी चालक के प्रतिरोध से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक और विमीय सूत्र लिखिए। धारा के मार्ग में डाली जाने वाली रुकावट को हम प्रतिरोध कहते हैं। हमें पता किसी चालक तार द्वारा उसमें इससे होकर धारा प्रवाह के मार्ग में डाली जाने वाली रुकावट को उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। या चालक के सिरों पर जो विभवांतर लगाया जाता है वह उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात के बराबर होता है। ये एक प्रकार का ओम का नियम भी है। तो प्रतिरोध की परिभाषा हो गई। अब आपसे बोला गया था कि भाई इसका मात्रक और विमीय सूत्र भी आप बताइए। तो मात्रक विभव का वोल्ट और धारा का एम्पियर, और एक स्पेसिफिक मात्रक भी होता है जिसे अपन ओम बोलते हैं या वोल्ट प्रति एम्पियर। विमीय सूत्र, अब विभव का जो विमीय सूत्र होता है वो होता है m1 L वर्ग T इनवर्स 3 A इनवर्स। जैसे आप लोगों ने बल का याद रख रखा है उसी प्रकार से आप विभव का भी याद रख लें तो आपका बहुत मामला बन जाता है। ये हो गया हमारा किसी चालक में प्रतिरोध से क्या तात्पर्य और इसका विमीय सूत्र। यानी धारा के मार्ग में डाली जाने वाली रुकावट को आप क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। ठीक, आप या इतना ही लिख दें या करके ये लिख दें तो भी आपका काम बन जाए। अगला प्रश्न,
किसी चालक तार का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है उसके ऊपर। देखो प्रतिरोध एक तो उसकी लंबाई पर निर्भर करता है, यानी तार की लंबाई बढ़ने पर उसका प्रतिरोध क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यानी कि तार की जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉनों के बीच में जो संघट्य है, संघट्य बढ़ने की वजह से क्या हो जाता है, प्रतिरोध बढ़ जाता है। तार का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, क्षेत्रफल अगर बढ़ाएंगे तो जो संघट्य हैं वो थोड़े से कम हो जाएंगे तुलनात्मक रूप से, और उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ताप बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, क्योंकि क्या होता है कि जब ताप बढ़ाते हैं तो जो विश्रांति काल है, इलेक्ट्रॉनों के बीच का जो विश्रांति काल है वह कम हो जाता है, और उससे जो है आपका प्रतिरोध बढ़ जाता है। जब संघट्य करते हैं इलेक्ट्रॉन तो उन जैसे ताप बढ़ेगा तो उन इलेक्ट्रॉनों के बीच का विश्रांति काल कम हो जाता है, उससे प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो ताप बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है, और अलग अलग पदार्थों के लिए, अलग अलग तारों के लिए इसका प्रतिरोध अलग अलग होता है। तो भिन्न भिन्न पदार्थों का प्रतिरोध भिन्न भिन्न होता है। तो प्रतिरोध बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है, 4 फैक्टर पर, लंबाई पे, क्षेत्रफल पर, ताप पर, पदार्थ की मात्रा पर, पदार्थ पर, इन सब चीजों पर यह निर्भर करता है। अगला जो प्रश्न है आपका, प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध में अंतर। प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध में अंतर। प्रतिरोध, कोई चालक तार धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है तो उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। यदि किसी प्रतिरोध के एकांक अनुप्रस्थ काट वाले एकांक लंबाई के तार के प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, जैसे R बराबर रो एल बाई ए। अब देखो, जैसा कि अभी हमने पढ़ा था ना, उसी चीज को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन भी कर दिया। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा R प्रोपोर्शनल एयर, R इनवर्स, दोनों को मिलाकर इस तरह से समानुपाती का चिन्ह हटाकर, तो आपने रो बराबर पढ़ा कि आर ए बाई एल। अब आपको ये कह रहे हैं कि यदि पदार्थ का क्षेत्रफल एक ले लो, लंबाई भी एक ले लो, यानी एकांक क्षेत्रफल अनुप्रस्थ काट वाले एकांक लंबाई के तार का जो प्रतिरोध होता है वह विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर होगा। ये एक एक पॉइंट हो गया। अब ये जो पहला वाला जो पॉइंट है, ये कहता है कि आप लंबाई और क्षेत्रफल के क्या करते हैं, लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। और ये जो है विशिष्ट प्रतिरोध जो है लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, यह केवल पदार्थ पर निर्भर करता है। ताप पर भी निर्भर करते हैं पर दोनों ही करते हैं, तो ये केवल पदार्थ पर निर्भर करता है, लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। कौन, विशिष्ट प्रतिरोध। ताप पर दोनों ही निर्भर करते हैं, इस बात को ध्यान रखना है, इसमें कोई अंतर नहीं है। जब तुलना पूछती है तो समानता में आप लिख सकते हैं। अगला जो बात है आपकी, इन दोनों के मात्रक लिख सकते हैं, इसका मात्रक ओम है और इसका मात्रक ओम इंटू मीटर है। ओम के नियम की सीमाएं, तो ओम के नियम की सबसे पहली सीमा तो है कि नियम केवल धात्विक चालकों के लिए सत्य है। भौतिक अवस्था नहीं बदलनी चाहिए, अर्थात ताप, लंबाई, इनमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए, यानी कि चालक में कोई विकृति उत्पन्न नहीं होना चाहिए। तो ये उसकी ओम के नियम की सीमाएं हैं। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये सवाल है और इस अध्याय से न्यूमेरिकल आ सकता है। ठीक है, किसी तार की संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल आपको दिया है, क्या दिया है, दिया है विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल दिया आपको 12 वोल्ट। ठीक, बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध आपको दिया 0.4, और बोला बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा का मान क्या होगा। तो यदि बैटरी से अधिकतम धारा ली जाए, अगर आप बैटरी से अधिकतम धारा लें, अर्थात I बराबर सूत्र हमारे पास है, ली जाए तो R बराबर 0 होता है। सूत्र हमारे पास है I बराबर E बटे R प्लस R, तो E बटे R 0 हो गया तो E बटे R हो गया। E का मान 12 से 0.4, 4 से भाग लगा दिया, 4 तिया 12 और 1 0 ये, तो कितना आया 30 एम्पियर। कितना सरल सवाल, 2 अंक आ जाएंगे अगर आ जाए। एनसीईआरटी से ही आएंगे, इसीलिए मैंने जो भी क्वेश्चन लिए हैं वो सारे एनसीईआरटी से ही लिए हैं। 15 मीटर लंबे
15 मीटर लंबे और 6.0 -7 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के तार के उपक्षणी धारा प्रवाहित की गई, तो इसका प्रतिरोध 5 ओम मापा गया। तो प्रायोगिक ताप पर पदार्थ की प्रतिरोधकता यानी रो चाहिए। आपको दिया, लंबाई दी है 15 मीटर, क्षेत्रफल दिया आपको 6 × 10⁻⁷ स्क्वायर मीटर, आपको प्रतिरोध दिया 5.0 ओम। अब आपको चाहिए यहां पर प्रतिरोधकता, तो रो बराबर RA/A। ठीक है, ये सूत्र आपने पढ़ा था, R बराबर रो L/A, यहां से मैंने बना लिया रो R बराबर RA/L। R की वैल्यू हमारे पास है 5, A की वैल्यू है 6 × 10⁻⁷, L की वैल्यू है 15, तीनों पांचों 15, 3 दूनी 6, 5 से 5 कैंसल, 2 × 10⁻⁷ ओम इंटू मीटर। ये भी 2 नंबर के लायक हैं, आ सकता है। ठीक, अगले प्रश्न पर आते हैं। अब बच्चों प्रश्नों जो हम पढ़ने वाले हैं वो है 3 और 4 अंकों के प्रश्न। पहले की वीडियो की भांति इस वीडियो में मैं आपसे कह रहा हूं कि 3 और 4 अंकों में ये आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए मैं दोनों को एक ही ग्रुप में रखा है, अलग अलग ग्रुप नहीं बनाए हैं। तो अनुगमन वेग किसे कहते हैं? अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध स्थापित कीजिए। अनुगमन वेग, किसी चालक में इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में एक औसत वेग में प्रवाहित होते हैं और इस औसत वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। हमारे पास एक चालक है, ठीक, इस चालक में आपने यहाँ एक विद्युत क्षेत्र लगा दिया, एक बैटरी लगा, एक की लगा दी। अब इसके अंदर हो रहा है इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह, जो कि धारा प्रवाह के विपरीत चलते हैं। धन से ऋण की ओर विद्युत क्षेत्र लग गया आपका, ये वाली कहानी। अब इस बात से समझिए आप, हमें चाहिए यहां पर धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध। अनुगमन वेग तो बहुत सामान्य हो गया कि चालक में इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के प्रभाव है ना, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में औसत वेग से प्रवाहित होते हैं और इसी वेग को आप अनुगमन वेग कहते हैं। अब हमें जो मुख्य यहाँ पर व्यंजक हैं, बहुत ज्यादा आईएमपी हैं, अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध। तो बच्चों अब आपको ये समझना है कि यहां से इस सिरे से इस सिरे तक है ना, इस पे अनुगमन वेग अपन ने ले लिया VD। अब इस सिरे से इस सिरे तक आपके इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। अब हम ये मानेंगे कि T सेकेंड में जितने हमने को चाहिए, क्या यहां पर पहले उस चीज से आते हैं अपन, है ना, हमें चाहिए यहां पर पहले धारा, हमें चाहिए धारा। तो चालक में T सेकंड में प्रवाहित धारा, तो धारा जब हमें चाहिए तो धारा का सूत्र हो गया Q/T। अब हमें आवेश, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो Ne/T। अब मानने की हमें चाहिए N, ठीक। अब इस चालक में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो मान लेते हैं अपन N। इलेक्ट्रॉन अनुप्रस्थ काट से जो क्षेत्रफल अपन मान के चलेंगे, यहां से 1 सेकेंड में N इलेक्ट्रॉन आपके पास। तो चालक के अनुप्रस्थ काट से T सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब देखो, इसका आयतन हमें पता होना चाहिए, तो
इलेक्ट्रॉनों का वेग हमारे पास है अनुगमन वेग, हमारे पास समय है और हमारे पास क्षेत्रफल है। तो वेग और समय का गुणा करें तो ऊंचाई होगी, क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई क्या होगी, आयतन। और कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो n, तो NaVd इंटू टी, ये कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गई। और ये जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम यहां रखेंगे, I बराबर NeAVd अपॉन टी, इस टी से इस टी की दुनिया खत्म, तो NeAVd ये आई आपकी धारा। धारा और अनुगमन वेग में आ गया। अब धारा घनत्व के साथ चाहिए, तो धारा घनत्व का जो सूत्र है वो है J बराबर I बटा ए। आई की जो फॉर्मूला वैल्यू आई है वो आई है NeAVd अपॉन ए, इससे कैंसिल हो गया तो आया NeVd। दिस इज धारा घनत्व। बहुत सरल है बेटा। अगला प्रश्न है आपका ओम का नियम। ये बहुत IM पे प्रश्न है कि यदि चालक की भौतिक अवस्था नहीं बदले तो उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यदि चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन नहीं हो, अर्थात उसकी क्या नहीं बदले, तो उसकी लंबाई नहीं बदले, उसका ताप नहीं बदले, है ना, यानी कि उसकी विमाएं नहीं बदले कुल मिलाकर, तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। और समानुपाती का चिन्ह हटा दो तो यहाँ आर एक नियतांक आ जाएगा, तो आर बराबर वी अपॉन आई। हम ये कह सकते हैं कि किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर और उसमें प्रवाहित धारा का अनुपात एक नियतांक होता है। ये भी कहा जा सकता है ये ओम का नियम ही है, जिसे अपन प्रतिरोध कहते हैं। तो यहाँ ये आर क्या है, आपका प्रतिरोध। ठीक, तो ओम का नियम केवल धात्विक चालकों के लिए ही सत्य है और इसमें इसकी एक ही शर्त है कि इसका ताप नहीं बदलना चाहिए, अर्थात इसकी भौतिक अवस्था नहीं बदलनी चाहिए। तो ओम का नियम कहता है भाई कि किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। अगला प्रश्न है विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर। ठीक, जब सेल खुले परिपथ में होता है, अर्थात उससे कोई धारा नहीं ली जा रही हो, तब हम इलेक्ट्रोडों के बीच जो विभवांतर होता है उसे विद्युत वाहक बल कहते हैं। और जब सेल से धारा ले लेते हैं तो उसे अब कहेंगे विभवांतर। विद्युत वाहक बल शब्द प्राय हम जनरेटर, सेल, बैटरी इनके लिए करते हैं, जबकि कहीं पर भी विभवांतर शब्द का प्रयोग परिपथ के किन्हीं भी दो बिंदुओं के लिए किया जा सकता है। विद्युत परिपथ भंग करने पर इनका अस्तित्व रहता है। भाई परिपथ है या नहीं है, तो बैटरी है, सेल है, तो उसका तो अपना विद्युत वाहक बल है। पर यहाँ परिपथ अगर भंग हो जाता है तो फिर उसका विभवांतर का कोई मतलब नहीं रह जाता है। प्रश्न है आपका अगला, किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध, विद्युत वाहक बल तथा बाह्य प्रतिरोध में संबंध स्थापित कीजिए। देखो ये भी बहुत बढ़िया है कि किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध, विद्युत वाहक बल और बाह्य प्रतिरोध में संबंध स्थापित कीजिए। तो सेल है हमारे पास और यहां अपन ने बनाया इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध, इसके साथ अपन ने यहां लगाया एक बाह्य प्रतिरोध। चाहे तो यहां पर एक कुंजी भी इसके साथ अटैच कर सकते। ठीक, ये जो है इसका आंतरिक प्रतिरोध आर के साथ का मामला। सेल का विद्युत वाहक बल ई है, आंतरिक प्रतिरोध ई है और ये आर इसका बाह्य प्रतिरोध। हमें इन तीनों में एक संबंध, एक सूत्र प्राप्त करना है। बहुत सरल सी चीज है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। कुछ चीजें आपको पता होगी तो बहुत आसानी से ये हो जाएगा। एक तो आपको यहाँ ओम का नियम पता होना चाहिए, एक और एक जो धारा का सूत्र है वो आपको पता होना चाहिए। तो ये जो सेल है ना, सेल से जो प्रवाहित धारा हम निकालेंगे, प्राप्त धारा है ना, I बराबर E बटे R प्लस आर। ठीक, ये होगी। तो विद्युत वाहक बल E बराबर जब आप इसका गुणा कर देंगे इसमें I इंटू आर प्लस, यहां आपको पहले से लगा देना है ओम का नियम। ओम का नियम होता है V बराबर आई आर, आई धारा प्रवाहित।
आप चाहें तो इसको इस तरह से आगे बढ़ाएं कि E बराबर आई आर प्लस आई आर, तो इस आई आर की जगह आप V पुट कर सकते हैं, तो E बराबर V प्लस आई आर। ठीक, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको इधर फेंक दो, बराबर आई आर, यानी कि यह R बराबर हो जाएगा E माइनस V बटे आई। ठीक, अब या तो आप और भी जाके कई बार किताबों में आगे भी हल मिलता है, सिद्ध कर लीजिए आ जाता है, तो अपन इसको थोड़ा और हल करके बता दें। आई की जगह आप लिख सकते हो V बार आर, फ्रिक्शन के अपॉन में फ्रिक्शन, तो ये हो जाएगा E बटा वी माइनस वी बटा वी, पिक्चर खत्म, R इंटू ई बाई वी माइनस 1। दिस इज आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध और विद्युत वाहक बल और बाह्य प्रतिरोध में यह संबंध हो गया, ये परीक्षाओं में आता है। विभिन्न चालकों के बीच विद्युत धारा वितरण ज्ञात करने के लिए किरचॉफ के नियमों को लिखिए तथा विद्युत परिपथ में किरचॉफ के नियमों को लिखिए और उदाहरण देते समझाइए। 2 प्रश्न है अथवा करके लिखे गए। किरचॉफ का प्रथम नियम यह कहता है कि इस नियम के अनुसार किसी विद्युत परिपथ के संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। देखो इसको मैं थोड़ा सा चित्र से आपको समझाता हूँ। इधर आ रही धारा, इसको मैंने लिया I1, यहां पर आ रही है इधर से मान के चलो I2 धारा, ये दोनों धाराएं यहां पर मिल गई, यहां से धारा गई I3, इधर गई I4 और इधर चली गई I। अब मैं ये कहता हूं कि संधि पर आने वाली धाराएं और संधि पर दूर जाने वाली धाराओं का योग बराबर होता है। संधि की ओर आने वाली धाराएं और संधि से दूर जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग बराबर होता है। तो ये भी आपका किरचॉफ का प्रथम नियम, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। आप इसको उठाकर इधर ले आते हैं, यानी कि एक प्रकार से सिग्मा आई बराबर 0, यानी कि किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। किरचॉफ का प्रथम नियम, इस नियम के अनुसार किसी विद्युत परिपथ की संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है, अर्थात सिग्मा आई बराबर 0। ठीक है, एक मिनट, वो है लिख, क्या होगा, सिग्मा आई बराबर, यानी कि संधि की ओर आने वाली धारा है, देखो यहाँ देखो, संधि की ओर जो आ रही है वो धनात्मक है और जो दूर जा रही है वो ऋणात्मक। संधि की ओर आने वाली धारा है धनात्मक और संधि से दूर जाने वाली धारा है ऋणात्मक होती है। और ये जो नियम है आपका आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। कैसे मालूम पड़ा हमें ऐसे मालूम पड़ा कि इसकी जगह हम जैसे सिग्मा डेल क्यू बाई डेल टी इज इक्वल टू 0 करें तो Q इज इक्वल टू 0 यानी Q इज इक्वल टू नियतांक आएगा। यानी कि ये जो नियम है आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। दूसरे नियम की जब हम बात करेंगे, जब आप दूसरे नियम की बात करते हैं तो दूसरा जो नियम है उसको भी एक डायग्राम के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये उदाहरण है इसका। तो यहां एक अपने पास सेल, यहां एक प्रतिरोध R, इसका विद्युत वाहक बल E1, इसको R1 कर दो, ये हो जाएगा R2, इसका विद्युत वाहक बल हो गया E2। यहां आपने लगा दिया एक बाहरी प्रतिरोध R। ठीक, यहां से धारा निकली I1, यहां से निकली I2 और यहां मिल गई I1 प्लस, इसको नामकरण कर देते हैं भैया, A B C D E F। प्यारे विद्यार्थियों, हमको एक चीज ध्यान रखें, किरचॉफ का दूसरा नियम बहुत से सरल नियम कोई सा भी नहीं, कि किसी बंद परिपथ में का जो विभव परिवर्तन का योग होता है, किसी बंद परिपथ में विभव परिवर्तन का योग जो होता है 0 होता है। अगर मैं कहूं कि किसी बंद परिपथ में सम्मिलित रूप से
उसका विद्युत वाहक बल, उसका प्रतिरोध, है ना, इन सब का जो विभव परिवर्तन है ना, सम्मिलित रूप से सेल और प्रतिरोधों में विभव परिवर्तन क्या होता है, शून्य होता है। तो बिल्कुल सही होगा। ठीक, इस चीज को कुछ किताबों में इस तरह से भी लिखी गई है कि सिग्मा ई बराबर सिग्मा आई आर, यानी कि किसी बंद परिपथ का जो विद्युत वाहक बलों का योग होता है, उस बंद परिपथ के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा और उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल के योग के बराबर होता है। तो ये वाली बात भी हो जाती है। हमें यहाँ एक बात ध्यान रखनी है कि हम लोग ऐसा करेंगे इसमें कि धारा की दिशा में आप चलेंगे तो आप लेंगे धनात्मक, और धारा की दिशा में आप चलेंगे तो ऋणात्मक, और सेल का जो टर्मिनल पहले पड़ेगा उसको आपको लिख देना है। चलो अपन एक काम करते हैं, हम ऐसे चलते हैं। बंद परिपथ ए डी सी बी ए। अब यहां हम इस तरह से चलें कि धारा I1 के साथ प्रतिरोध है R1, उसी टाइप से धारा I2 के साथ प्रतिरोध R2, और विद्युत वाहक बल इधर E1 और इधर E2, और फाइनली तो जीरो आना ही है। अब अपन चलते हैं, चलो A से D। अब आप देखो I2 धारा के विपरीत गया माइनस, फिर इधर आया, देखो धारा की दिशा में है इसीलिए प्लस। अब यहाँ ये E2 वाला आपको पहले मिल गया, और ये E1 वाले में माइनस पहले मिल गया, इसलिए यहाँ लगा दिया माइनस। जिसका विद्युत वाहक बल में जो टर्मिनल पहले मिल जाए वो लगा दो, बहुत बढ़िया, कभी गलती नहीं होगी। तो ये था कि किरचॉफ का द्वितीय नियम, जो कि ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। इसे वोल्टता नियम भी कहा जाता है। अगले प्रश्न, व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत समझाइए और इसके लिए संतुलन के लिए आवश्यक शर्त और प्रतिबंध निगमित कीजिए। अब आपको हम बनाते हैं व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत। तो पहले व्हीट स्टोन सेतु पर समझते हैं। व्हीट स्टोन सेतु में 4 प्रतिरोध होते हैं। 4 प्रतिरोधों को 4 प्रतिरोधों को चार प्रतिरोधों P Q R S, अपन ने 4 प्रतिरोध, 4 प्रतिरोधों को इस तरह से अपन को लेना है। उनके एक डायगोनल में आपको लगा देनी है बैटरी, दूसरे डायगोनल में आप लगाएंगे गैल्वेनोमीटर। अब ये मान के चलिए कि जो दूसरा डायगोनल है जिसमें आप गैल्वेनोमीटर लगा रहे, तो ये जी जो मैंने लिखा है इसका संकेत भी है और इसके प्रतिरोध को भी दर्शाता है। जब इस गैल्वेनोमीटर में विक्षेप शून्य होता है तो उस कंडीशन में P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस। यही आपका व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत है। व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत में आप इस तरह से लिखेंगे कि हमारे पास हम 4 प्रतिरोधों PQRS को एक समांतर चतुर्भुज में रखते हैं। 4 प्रतिरोध जो हैं उनके एक विकर्ण में हमने बैटरी और कुंजी लगा दी, और एक विकर्ण में आपने गैल्वेनोमीटर और कुंजी लगा दी। यदि सेतु संतुलन अवस्था में है तो P बाई क्यू बराबर R है, शून्य विक्षेप की स्थिति। अब आप इनको चाहें तो यहाँ नाम भी दे दें, तो ये नाम हो जाएंगे A B C D। ठीक, अब आपकी यहाँ से धारा आई, ये धारा आई जब इस A बिंदु पर आती है तो ये 2 भागों में बटी, इधर गई I1 और इधर गई I। ठीक, जब यही धारा आपकी इस B बिंदु पर आई, I1 वाली धारा, तो इसका एक भाग चला गया गैल्वेनोमीटर में IG। अब इसका भाग एक उधर चला गया था तो I1 माइनस IG, इधर से आ रहा है I2 और ऊपर से आ रहा है IG, तो ये हो गया I2 प्लस IG। सारी धारा यहाँ मिली, वापस क्या बन गया I। अब लगाते हैं इसका सूत्र प्राप्त करने के लिए किरचॉफ के द्वितीय नियम को। हमारे पास जो पहला बंद परिपथ है वो लेंगे हम ABDA में, यानी इस वाले हिस्से की बात करते हैं। तो अब यहां लिखेंगे कि बंद परिपथ ABDA में, बंद परिपथ ABDA में
अब इसमें देखो, यहाँ पर धारा है I1 और इसका संगत प्रतिरोध P, यहाँ पर धारा I2 इसका संगत प्रतिरोध S, यहाँ धारा IG इसका संगत प्रतिरोध G। तो I1P IG इंटू G, I2 इंटू S, ठीक है। P Q, सॉरी ये R है, तो R, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा S की बजाय इज इक्वल्स टू 0। अब देखो, अब द्वितीय नियम लगा रहे हैं ना अपन। अब धारा की दिशा में चले तो प्लस, ये भी धारा की दिशा में, ये चल रहा है विपरीत, हमारे विपरीत आ रहा है मतलब माइनस, तो ये वाला विपरीत, ये वाला विपरीत। संतुलन अवस्था में IG बराबर 0, ये IG आपका 0 हो गया, तो I1P माइनस I2R बराबर 0, और इस I1P और इस I2R को आपने उधर फेंक दिया, तो ये हो गया I1P बराबर I2R, समीकरण नंबर। फिर हम बंद परिपथ, अगला जो बंद परिपथ है आपका BCDB लेंगे, बंद परिपथ BCDB में। तो जब BCDB में आप गए तो यहाँ पर भी हमारी चर्चा हुई। BCDB में जब हम जाते हैं तो आप ये देखते हैं कि यहाँ I1 माइनस IG का संगत Q, I2 प्लस IG का संगत S और IG इंटू G। तो ये आया I1 माइनस IG इंटू Q, IG इंटू G और I2 प्लस IG इंटू S। अब जो दिशा है, जब हम इसकी दिशा में जा रहे हैं, देखो इधर जा रहे हैं, तो ये धनात्मक आया B से C में, I1 माइनस IG में, तो ये तो आया आपका धनात्मक। और जब हम इसके विपरीत गए तो ये आया आपका यहाँ पर माइनस। इसमें भी आप देखो कि विपरीत जा रहे हैं हम धारा के, तो इसीलिए ये भी माइनस। अब यहाँ पर भी संतुलन अवस्था में IG बराबर हमें कर देना है 0, ये वाला पोर्शन 0, ये वाला 0 और ये वाला 0, तो यहाँ से आया I1Q माइनस I2S बराबर 0, उसको उधर फेंक दिया, ये हो गया समीकरण नंबर 2। और 1/2 अगर हम कर दें, समीकरण 1 भागित समीकरण 2 आप कर दें, तो I1P बटे I1Q और I2R बटे I2S, तो हमारे पास आया P बटा Q बराबर R बटा S। यही व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है, शर्त है, आपने निगमित कर दी। बहुत सरल है, मुश्किल नहीं है। अगला प्रश्न है कि किसी तार का 27.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध, 2.1 और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध, उसकी प्रतिरोधकता का ताप गुणांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब ये देखिए कि हमारे पास जो एक्चुअल में यहाँ दिया गया है, वो दिया है तार का प्रतिरोध ताप है हमारा, ये पहला इनिशियल टेम्परेचर, जो T नोट पर आपको दे रखा है वो 2.8 नोट कर दो, प्रतिरोध निकल लेते हैं। तो पहला प्रतिरोध जो दे रखा है, प्रारंभिक तापमान R नोट मान रहे हैं 27.5 को, उस पर आपको दिया 2.1 और R100 पर आपको दिया 2.7 ओम। अब आपको चाहिए यहाँ पर अल्फा। हम लोगों ने, आपको याद हो तो इस तरह से पढ़ा हुआ है, RT इज इक्वल टू R नोट 1 प्लस अल्फा टी। टी क्या है ये? तो ये राइज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर है। अब आपको यहाँ पर जैसे कि अपन इसको सोल्व करके अगर निकालें तो अपने को अल्फा चाहिए, तो ये हो जाएगा आपका RT माइनस R, ठीक, और R नोट, ये सूत्र हो गया अल्फा का। RT आपका है 2.7 माइनस 2.1, अल्फा चाहिए ना आपको ताप गुणा। उसके बाद R नोट आपके पास 2.1 है। अब T,
अब ये देखो, ये है आपका 27.5 डिग्री और ये है 100 डिग्री, यानी कि ये है आपका 100 माइनस 27.5। इसमें से माइनस होगा तो ये रह जाएगा आपका 0.6 अपॉन 2.1 इंटू, अब 100 में से 27.5 माइनस कर लो तो ये आ गया 5। 9 में से 7 2, ठीक, और 9 में से 2 7, 72। इनका अगर आप कैलकुलेट कर लीजिएगा तो ये 3 दूनी 6, तीनों 7 तो 21, 2/7 गुणा 72.5। इनसे आप कैलकुलेट करेंगे तो डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स में आपका अल्फा का मान आ जाएगा। ठीक है, परीक्षा में जो वैल्यू आती है वो बहुत सिंपल आती है एमपी बोर्ड में। तो प्यारे विद्यार्थियों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। इसी प्रकार के वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहे। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।